दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो सीटेट दिसंबर 2024 प्रस्तावित है उसमें पेपर 1 मतलब 1 to 5 में जो ईवीएस पोर्शन पूछा जाता है उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों का मैंने कलेक्शन किया हूँ जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की आगामी परीक्षा में 100% संभावना रहेगी। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ये वो क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की प्रबल संभावना रहेगी फिर से, इसलिए क्लास को देखना मत भूलिएगा। जो भी साथी आपसे जुड़े हैं प्लीज़ चैनल के बारे में बताइएगा और उन्हें इस क्लास के बारे में जानकारी दीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। कहने का मतलब है फूलों की घाटी कहाँ है, किस राज्य में है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है सिक्किम में, चौथा है उत्तराखंड में। तो दोस्तों पहले का आप लोग सही जवाब दीजिए कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ पर अगर लगे हाथ ये भी समझ लीजिए, अगर कहे साइलेंट वैली या कहा जाए शांत घाटी, क्या कहा जाए, शांत घाटी। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है। तो ये कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, जबकि साइलेंट घाटी या शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि एगमार्क का संबंध है, पहला है गुणवत्ता से, दूसरा है पैकेजिंग से, तीसरा है संसाधन से, चौथा उत्पादन से। जब भी आप मार्केट से कोई सामान लेते हैं पैकिंग वाली, तो उसमें लिखा होता है एगमार्क। क्या लिखा होता है, एगमार्क। इस एगमार्क का मतलब क्या होता है, आप लोग कोई बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इस एगमार्क का मतलब क्या होता है। उत्पादन से, संसाधन से, पैकिंग से, गुणवत्ता से। देखिए इस एगमार्क का संबंध जो होता है वो उत्पादन से नहीं होता है। ये चीज़ कैसे बनी है, कहाँ से बनी, कोई लेना देना इसका एगमार्क से नहीं है। चीज़ को बनने में कौन कौन से संसाधन लगे उसका भी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पैकेजिंग, किस प्रकार से जो है फलानी वस्तु को जो है पैक किया गया है उसका भी कोई लेना देना नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर पहला इसका सटीक उत्तर बैठ रहा है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को डिनोट करता है कि जो भी इस पैकिंग में सामान है वो क्वालिटी परक है, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है, गुणवत्ता नंबर 1 की है, इसलिए एगमार्क का होलो लगा होता है। ध्यान दीजिए, कोई भी सामान खरीदिएगा तो ज़रा गौर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है बिहार में और चौथा है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, वो आर्सेनिक नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी नहीं पाया जाता है, बिहार में भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर इसका चौथा पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, दूसरा है वर्ष 1962 में, तीसरा है वर्ष 1972 में और चौथा है वर्ष 1975 में। तो बताइएगा आप लोग, जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है
वर्ष 1972 में आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम से सवाल बना है, इसलिए टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, दूसरा है आसवन कहेंगे, तीसरा है किण्वन कहेंगे, चौथा स्टरलाइजेशन कहेंगे। बताइएगा। अगर सही जवाब आप लोगों को आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि जब दूध से दही बनता है तो किस प्रक्रिया के तहत बनता है। जब बताइएगा कोई लोग, काफ़ी बार सवाल इससे बना है और आने की जो है प्रबल संभावना रहेगी कि जो दूध से जो दही बनता है वो किण्वन की प्रक्रिया होती है। आप लोग याद रखिएगा, सवाल इससे काफ़ी बार बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 305, दूसरा है 275, तीसरा है 206 और चौथा 175। तो वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो 305 नहीं होती है, 275 भी नहीं होती है, 175 भी नहीं होती है, जो है 206 होती है हड्डियों की संख्या मानव शरीर में। अगर पूछा जाए कि नवजात शिशु में कितनी होती है तो नवजात शिशु में 300 होती है। आप लोग याद रखिएगा, जो नया बच्चा जन्म लेता है तो 300 हड्डियाँ हो जाती हैं, बाद में धीरे धीरे अपनी अवस्था में आते आते सिकुड़ कर 206 हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए अंतिम जो है वयस्क अवस्था में 206 हड्डियाँ बचती हैं। तो समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है सिडनी में, तीसरा है एम्स्टर्डम में, चौथा है नागासाकी में। तो दोस्तों बताइएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो उसका ऑप्शन नंबर तीसरा एम्स्टर्डम में ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है, कोई बताइएगा। पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा है पेरिस में, तीसरा है जेनेवा में, चौथा है हेग में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर इसका चौथा द हेग में है। और हेग कहाँ है तो आप लोग बताइएगा, नीदरलैंड में है। कहाँ है, नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय नीदरलैंड या द हेग में स्थित है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। अगर पूछा जाए तो वायुमंडल में कितनी परतें हैं तो कुल 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। समझ में दोस्तों आ गया होगा। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, जो भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। दूसरा ऑप्शन कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जो हवाई जहाज होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, इसलिए आप सब हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, मध्य मंडल होता है सबसे ठंडा मंडल। और
और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समझ में आ गया होगा। सर ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें कौन अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन परत जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेती हैं, जो है इससे त्वचा कैंसर नहीं होता, इससे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है गुजरात। तो दोस्तों गिर से आप लोग याद रखिएगा गुज, गिर से आप लोग गुजरात याद रखिएगा। सिमिलर शब्द है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। समझ में दोस्तों आ गया होगा। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है हरियाणा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है गुजरात। बताइएगा कोई लोग कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा ऐसा है राज्य जहाँ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी क्या कोई बताएगा? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है बी और सी। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन की खोज किसने की है? तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन की खोज की है फंक जी ने। कौन किया है? फंक जी ने किया है। अगर कहा जाए कि विटामिन जो है ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो बेबी याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। और विटामिन डी कमी से कौन सा हो जाएगा? तो विकेट्स या सूखा रोग। विकेट्स या सूखा रोग हो जाएगा। अगर कहा जाए कि कौन सा जो है विटामिन है जो सूर्य की रोशनी के लिए पर्याप्त है, मतलब सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है सूर्य के प्रकाश से? तो विटामिन डी मिलता है। समझ में आ गया होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, WBC। W का मतलब होता है वाटर, और वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और जो बचे वो वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से हो जाएंगे जब देखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो आप लोग कीड़ा याद रखिएगा। ट्रिक है कीड़ा, या ADE कीड़ा को याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कीड़ा। इसलिए ऑप्शन नंबर जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा
सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्याज, आलू, अदरक क्या हैं? ये जड़ हैं कि तना है कि अपस्थानिक जड़ें हैं कि सल्क पत्र हैं? कोई बताएगा? प्याज क्या है, आलू क्या है, अदरक क्या है? ये सब सल्क पत्र भी नहीं है, ये अपस्थानिक जड़ें भी नहीं है, और ये जड़ भी नहीं है। ये सब क्या है? प्याज, आलू, अदरक, ये सब क्या है? ये सब तना है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। प्याज, आलू, अदरक क्या है? सब तना है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पहला ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें, दूसरा है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तीसरा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, और चौथा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान में। देखिए, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल पॉजिटिव है, इस पर नहीं जाएंगे। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान देंगे, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे करके सीखेंगे, जब अगर खोज नहीं करेंगे कैसे सीखेंगे? कुछ नया करने के लिए कुछ आपको खोजना पड़ेगा ना। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, अगर आप ईवीएस की क्लास पढ़ा रहे हैं तो अगर बच्चे जनरली आपसे पर्यावरण के बारे में पूछें तो कोई गलत बात नहीं है, उनके बताना चाहिए। एनवायरमेंटल से जोड़ना चाहिए, बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? तो इसलिए तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। देखिए, इन्वायरमेंटल का मतलब है बाहरी जीवन से जोड़ना, और जब बाहरी जीवन से जोड़ देंगे तो बच्चे करके सीखेंगे। क्या करके? कोई भी एक्टिविटी अगर बताएंगे, कोई भी इन्वायरमेंटल की चीज़ बताएंगे तो उसकी जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी उनको समझ में आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर का दूसरा भी सही है। बच्चे कम गलतियां करें, गलतियां एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इस पर जो है एनवायरमेंटल प्रकृति पर जो है समर्थन नहीं करती, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा बिल्कुल, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा लद्दाख ठंडा रेगिस्तान नाम से हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा जो है सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को कि ठंडा रेगिस्तान से जो है लद्दाख को जानेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला है आलू के साथ चिप्स, दूसरा है दूध के साथ पनीर, तीसरा है सेब को जैम में, और चौथा है कच्चा आम को अचार में। देखिए, अगर कच्चा आम है आपके पास, अगर उसका अचार बना लेंगे तो काफ़ी दिनों तक वो संरक्षित रहेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है सेब से हम जैम बना सकते हैं, जो कि काफ़ी दिनों तक चल सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा भी इसका जवाब नहीं होगा। पहला ऑप्शन है आलू के चिप्स अगर बना लेंगे वो भी काफ़ी दिन तक चलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला भी नहीं होगा। जो इनसे बन रहा है आइटम वो सवाल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पता ठीक नहीं है। दूध से अगर पनीर हम बना लेंगे बाय द वे तो मात्र 24 घंटा ही चलने पर संभव है, और 24 के जहाँ 48 घंटा हुआ ना तो पनीर का पनीर क्या उसका कुछ भी नहीं बनेगा, ये आप जान लीजिएगा। दूध एक कच्चा पदार्थ है, दूध से बनी वस्तुएं मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे ही सुरक्षित रखी जा सकती हैं, और 24 दिन तो क्या 24 रातें भी नहीं कटेगा इसका। समझ में आ गया होगा। तो दूध ऐसा आइटम है जिसको तुरंत इस्तेमाल कीजिए, तुरंत खाइए,
और निकालिए। समझ में आ गया होगा। बाकी सब आइटम काफ़ी दिनों तक, महीनों तक रख कर हम लोग खा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। पहला गेहूं, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है साबूदाना और चौथा है सौंफ। तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सा बीज नहीं है। देखिए सौंफ जो है ये बीज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा। काली मिर्च भी एक प्रकार का बीज है, ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और गेहूं एक प्रकार का बीज तो होता ही होता है, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होना चाहिए। मात्र जो है साबूदाना है, ये बीज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को। चैनल छोटा जरूर है, मगर देखते रहिएगा तो कुछ ना कुछ आपको दिला के जाएगा, ये वादा रहा हमारा। दोस्तों ये कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो विगत वर्षों में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल छोटा जरूर है लेकिन धमाका बड़ा बुलाएगा, ये वादा रहा हमारा। मेहनत करते रहिए। नवंबर का महीना लग चुका है, दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो इसे तैयारी को और बढ़ाइएगा तेज़ी से। और सबको, जो भी लोग जुड़े हैं, प्रयास करिएगा आप लोग 100+ मार्क लाने का। 100+ मार्क लाने का प्रयास करिएगा, तभी कुछ कहानी अच्छी सी बनेगी। आप लोग टारगेट 120 का रखिएगा। 120 का जब टारगेट रखेंगे तो जाहिर सी बात है आंकड़ा आपका 100 से प्लस ही रहेगा, ये वादा रहा हमारा। जुड़ना ना भूलिएगा, क्लास कंटिन्यू देखते रहिएगा और मेहनत प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। नंबर खुद ब खुद आएंगे, एग्ज़ाम बोलेगा आपको। मेहनत अगर आपने किया है तो एग्ज़ाम कभी ख़राब नहीं होता, ये वादा रहा हमारा। इसलिए जुड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए जोश और उमंग के साथ। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।